everyone, this is me Khyati Maheshwari and you're watching my channel Charted Logics by Khyati Maheshwari. So this is going to be our 5th video for law lecture and let us see what we are going to cover in this video. First of all, we will revise whatever we have studied till now in this lecture. Then this is also a revision part, and then we are going to cover then cover in the section director identification number is going to be covered in 153 section to 158, and also in this video we are going to cover one additional section of 159. Okay, after that these are section 150 पूरी series है 159, and then we have a small chart over here, and then we will cover what is the meaning of den and then some special notes. Okay guys, so let us start today's lecture. First of all, रिवीजन पार्ट. रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम सबसे पहले रिवीजन करते हैं जो कुछ भी अभी तक अपन ने पढ़ रखा है खाली 5 मिनट के अंदर. सो अपन पढ़ रहे थे चैप्टर 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 149. ये स्टार्ट होता है सेक्शन 149 से 172 तक. मैं कई बार बोल चुकी हूँ. उसके बाद में है ना सेक्शन 1 यह सेक्शन है. सेक्शन 149 को सबसे पहले रिवाइज करते हैं. इंडिविजुअल कैन बी अ डायरेक्टर, मिनिमम डायरेक्टर, मैक्सिमम डायरेक्टर हो सकते हैं 15 को एसआर पास करके अपन चेंज कर सकते हैं. कंपनी कौन कौन होगी जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है 3 बार कि वो एलिजिबल है या नहीं है. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ईसॉप नहीं दे सकते हो, लेकिन रेम्यूनरेशन दे सकते हो एज पर अप्रूव्ड बाय मेंबर्स. ओके, अब ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है ये कैन भी हो सकता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अगर वो एलिजिबल है अंडर सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 के अंदर. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या टेन्योर होता है 5+5 ईयर्स. 5th ईयर के अंदर अब वो जाएगा तो एसआर पास होगा प्लस बोर्ड रिपोर्ट के अंदर इसका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा. उसके बाद में कूलिंग पीरियड 5+5 2 बार वो हो गया अगर अपॉइंट, तो उसके बाद में कूलिंग पीरियड देना पड़ेगा 3 ईयर्स तक का. तब तक वो बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए कंपनी से. उसके बाद में वो रिटायर बाय रोटेशन नहीं होगा. रिटायर बाय रोटेशन अब आपको आराम से समझ में आ रहा होगा, आई होप. नाउ सेक्शन 150 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपन जल्दी से इसे रैप करेंगे. ये बताता है डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर अगर कोई भी चेंजेस हुई हैं आपकी डाटा के अंदर तो आपको इंटीमेट करना पड़ेगा विदिन 15 डेज. ये कौन मेंटेन कर सकता है? बॉडी इंडिविजुअल एसोसिएशन एज पर नोटिफाइड बाय सीजी, जो कि एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़ हो डाटा बैंक को मेनटेन करने के लिए. अब ये कुछ डिफरेंट बातें बोलता है कि अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो तो उसके लिए आपको ड्यू डिलिजेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बाद में ये बोलता है कि किस तरीके से अपॉइंट करा जाता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को. तो वो होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग. ओके, अगर आपको कोई बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो वो जैसे जैसे सेक्शंस कवर होते जाएंगे आपको समझ में आने लगेगी. थोड़ी बातें अगर समझ में नहीं आ रही है तो वो इंटरलिंकिंग और वर्ड प्रॉब्लम के कारण होता है. ओके, सेक्शन 151 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के बारे में बताता है. कौन अपॉइंट करता है कौन सी कंपनी एलिजिबल होती है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए. तो वो होती है ओनली लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, लिस्टेड प्राइवेट कंपनी, ऑल लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी, ऑल लिस्टेड कंपनी. सुओ मोटो भी कर सकती है. यहाँ पे नोटिस बाय द स्मॉल शेयर होल्डर जो कि हो सकते हैं 1000 या फिर 1/10 ऑफ द टोटल विदिन 14 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग 14 डेज. ओके, अब ये रिटायर बाय रोटेशन नहीं हो सकते. टेन्योर होगा ओनली 3 ईयर्स का. रीअपॉइंट नहीं हो सकते, मतलब कि खाली 3 साल तक रहेगा एक डायरेक्टर. मैक्सिमम 2 कंपनी के अंदर 1 पर्सन हो सकता है प्रोवाइडेड दैट कि वो 2 कंपनीज कॉम्पिटिटिव नहीं हो. वैकेंसी कब आ सकती है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के ऑफिस के अंदर अगर वो डिस्क्वालीफाइड हो जाए, वेकेट हो जाए उसका ऑफिस, या फिर वो एलिजिबल नहीं रहे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए. अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा अब. ओके, अब इसको अपन ये 152 सेक्शन है, इसको अपन ने अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर किया था. इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूँगी क्योंकि इसको अभी तक अपन ने रिवाइज नहीं किया है. ओके, सो 152 सेक्शन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है. 152 सेक्शन को अपन ने डिवाइड किया था 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स के अंदर. आई होप आपको याद आ रहा हो सब कुछ. तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स. फर्स्ट डायरेक्टर जनरल
जनरल मीटिंग के अंदर जो डायरेक्टर अपॉइंट होता है। फर्स्ट डायरेक्टर कौन कौन होगा, एओए के अंदर मेंशन, अगर एओए के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है तो एमओए के सब्सक्राइबर, ओपीसी अगर है तो उसका सोल मेंबर जो होगा वही फर्स्ट डायरेक्टर बन जाएगा। गोल्डन रूल ये है कि हर डायरेक्टर को जनरल मीटिंग के अंदर अपॉइंट होना पड़ता है, लेकिन अगर स्पेसिफाइडली प्रोवाइडेड है इस एक्ट के अंदर तो वो जनरल मीटिंग के अलावा भी अपॉइंट हो सकता है, मतलब कि बीओडी के द्वारा। ओके, अब उसके बाद में ये डिन के बारे में बता रहा है। डिन, एवरी डायरेक्टर मस्ट हैव डिन, जो कि अपन इसके अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब जो कि प्रपोज डायरेक्टर है उसको अपना डिन बताना है और ये बताना है कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है अंडर सेक्शन 164। फिर रोटेशनल और फिलिंग अप वैकेंसी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एप्लीकेबल होता है ओनली पब्लिक कंपनीज़ के ऊपर। उसके बाद में जो कौन लोग रोटेशनल या नॉन रोटेशनल होंगे जो कि अपॉइंट हुए हैं इन जनरल मीटिंग, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को देखने के लिए अपन उसके अंदर से माइनस कर देंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, 1/3 हो जाएंगे नॉन रोटेशनल, 2/3 का नियर नॉट लेस देन 2/3 हो जाएंगे रोटेशनल, 1/3 नियरेस्ट रिटायर होंगे। रिटायर कैसे होंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, नहीं तो फिर कोई अरेंजमेंट होगा अगर वो लोग सेम के अंदर है तो, सेम टाइम के अंदर अपॉइंट हुए तो, और अगर कोई भी अग्रीमेंट नहीं है उन दोनों डायरेक्टर्स के अंदर तो फिर वो जो लॉर्ड्स के द्वारा पता पड़ेगा कि उन दोनों में से कौन पहले रिटायर होगा। फिर अपन ने फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी को यहाँ पे कवर किया। एक मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर डिसाइड नहीं हो पाया, फिर वो मीटिंग एडजॉर्न हो गई, एडजॉर्न मीटिंग के अंदर भी डिसाइड नहीं हो पाया कि ये बंदा अपॉइंट होगा, रीअपॉइंट होगा या फिर इसको अपन नहीं भरेंगे, ठीक है, कोई और बंदा अपॉइंट होगा या फिर इस सीट को अपन खाली रहने देंगे, मतलब कि उस डायरेक्टर की पोजीशन को वेकेशन होगा या क्या होगा। अगर ये सब डिसाइड नहीं हो पाया तो भी उसका हो जाएगा डीम्ड रीअपॉइंटमेंट। लेकिन किस किस केस के अंदर डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होता, 5 केसेस के अंदर। कौन कौन से, रेजोल्यूशन लॉस्ट हो गया है, अनविलिंग है वो रिटायरिंग डायरेक्टर वापस से डायरेक्टर बनने के लिए, उसके अंदर वो डिस्क्वालीफाइड हो गया है, या फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है उसकी अपॉइंटमेंट के लिए, या फिर 2 और मोर डायरेक्टर्स अपॉइंट हो गए हैं एक साथ, मतलब कि प्रोविज़न, मतलब कि कुछ सेक्शन का प्रोविज़न है, मतलब इसके अंदर एक सेक्शन होता है उसका वोलेशन हो रहा है, तो ऐसे में डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप जाके मेरी पहले की वीडियोज़, इसका मतलब आपने नहीं देखी है तो आप 1 बाय 1 सारे लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद में ही इसी लेक्चर पे आइए, अगर आपने अभी तक कॉन्सेप्ट आपके पक्के नहीं हैं तो। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेक्शन जो कि है डेन। डेन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये बेसिकली ये जो सारे सेक्शन हैं ये अपने को बताएंगे प्रोसीजर कि किस तरीके से कोई भी जना डायरेक्टर एक आइडेंटिफिकेशन नंबर ले लेगा, और किसी भी डायरेक्टर को डायरेक्टर बनने के लिए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, अब आपको इसके अंदर बेसिकली प्रोसीजर पार्ट है, आपको प्रोसीजर याद रखना है कि यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से वहाँ होगा, और मैं आपको पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले आते हैं सबसे पहले सेक्शन के ऊपर, वो है सेक्शन 153। अभी तक अपन ने सब कुछ पढ़ लिया, 149, 150, 151, 152, नाउ 153। एप्लीकेशन फॉर डेन। एवरी इंडिविजुअल इंटेंडेड टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, कोई भी इंडिविजुअल जो कि चाहता है कि वो अपॉइंट हो एज अ डायरेक्टर, वो एक एप्लीकेशन मेड करेगा। कोई भी इंडिविजुअल है वो एक एप्लीकेशन देगा सीजी को इन फॉर्म DIR 3 कि बस ये लिखा हुआ है, कोई भी इंडिविजुअल एप्लीकेशन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर डेन DIR 3 के अंदर। अभी कुछ एडिशनल बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इसको याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये फुल लेक्चर है मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहती हूँ। अब इस एप्लीकेशन के साथ में आपको क्या क्या एनक्लोज करना पड़ेगा, ये चीज़ें कहाँ पे लिख रखी है कि ये चीज़ें आपको देनी ज़रूरी है, ये लिख रखा है रूल 9 के अंदर, क्योंकि इसके अंदर तो आ जाता है कि देखो कोई भी इंडिविजुअल है वो एक एप्लीकेशन देगा सीजी को फॉर डेन और अदर थिंग्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो एज मे बी प्रिस्क्राइब मतलब रूल 9। रूल 9 बोलता है कि है ना, आपको एक फ़ोटो चाहिए होगी, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा, आपका रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए होगा, या फिर आपको चाहिए होगा एक रेजोल्यूशन। यस, आपको एक रेजोल्यूशन चाहिए होगा बोर्ड मीटिंग का, बोर्ड रेजोल्यूशन है ये, बोर्ड रेजोल्यूशन प्रपोजिंग हिज अपॉइंटमेंट। मतलब जब एक किसी बोर्ड ने
आपको प्रपोज किया है तो उसका जो बोर्ड रेजोल्यूशन होगा उसकी कॉपी आपको देनी पड़ेगी विद आवर एप्लीकेशन ऑफ DIN, DSC, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर इसके साथ एनक्लोज करना होगा। उसके बाद में ये जो आपकी एप्लीकेशन है आपको उसे वेरीफाई करवाना होगा बाय प्रैक्टिसिंग CA, CS और कॉस्ट अकाउंटेंट। और फिर या फिर तो या फिर इनके द्वारा या फिर और कंपनी के ही CA, CS या फिर MD, डायरेक्टर, CEO या CFO के द्वारा। ओके, बस वेरीफाई कराना है, मतलब कि उनका सिग्नेचर लेना है या फिर DSC लेना है। ठीक है, अपना खुद का DSC भी देना है, रेजोल्यूशन देना है, आइडेंटिटी देना है, प्रूफ देना है। इसके अंदर ये सब चीज़ें याद रखने वाली नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली इसके अंदर तो क्या बताया कि भाई इंडिविजुअल है वो CG को एक एप्लीकेशन देगा फॉर DIN इन फॉर्म DIR 3। बस फिर नेक्स्ट सेक्शन के अंदर आते हैं, सेक्शन 154 अलॉटमेंट ऑफ DIN। अलॉटमेंट ऑफ DIN, अब एप्लीकेशन गई थी CG के पास में, CG अलॉट कर देगा DIN। CG अलॉट DIN विद इन 1 मंथ ऑफ एप्लीकेशन, 1 मंथ के अंदर एप्लीकेशन के अंदर। अब हाँ, एक और बात, इसके अंदर एक और चीज़ लिख रखी है कि CG में प्रिस्क्राइब ऑन आइडेंटिटी नंबर विच कैन बी ट्रीटेड एज DIN। अब अभी तक कुछ ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, बस लिखने वाली बात है कि CG ऐसा भी बोल सकता है कि आपके पास आधार कार्ड है, बोलेगा हाँ है, तो आधार कार्ड को ही मान लो जैसे कि DIN हो। ये चीज़ ये बोल रहा है कि कोई भी आइडेंटिटी है आपके पास में, हाँ इसी आइडेंटिटी को अब हम DIN मान लेंगे। तो इसका मतलब ये हो, तभी तो बोला जाता है कि आपके पास में 2 चीज़ें होनी चाहिए, या फिर तो DIN अलॉटेड अंडर सेक्शन 154। तो DIN को अलॉट कहाँ पे होता है? सेक्शन 154 के अंदर, या फिर सच नंबर जो कि है 153 के अंदर टू बी ट्रीटेड एज DIN। कौन सा नंबर? सच आइडेंटिटी नंबर। ठीक है, तो CG जो होगा अब वो अलॉट कर देगा उसी इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल ने CG को दिया था, CG अब उसे DIN अलॉट कर देगा विद इन 1 मंथ ऑफ एप्लीकेशन। अंडर एप्लीकेशन किस में गई थी? 153 सेक्शन के अंदर। प्लस ये बात वही रूल्स की दी हुई बातें हैं, अगर कोई लैक है इस एप्लीकेशन के अंदर, ये एप्लीकेशन गलत है या फिर ये इनकम्प्लीट है, तो आपको जो CG होगा वो आपको इंटीमेट करेगा टू रेक्टिफाई और टू कंप्लीट इट, और उसको रीसबमिट कर दो विद इन 15 डेज़। या फिर तो वो ये बोल सकता है, या फिर तो वो ये बोल सकता है, या फिर वो ये बोल सकता है कि नहीं हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, अब आपको फ्रेश एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। फिर आप मतलब 15 डेज़ के अंदर अगर आपने तभी भी उसको रेक्टिफाई या कंप्लीट नहीं करा तो भी यही होगा कि उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अब अगर आपको DIN चाहिए तो आपको फिर से 153 सेक्शन के अंदर फ्रेश एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो अभी तक तो अपन ने यही देखा बेसिकली। जो याद रखने वाली बात है, इंडिविजुअल देगा एप्लीकेशन CG DIN के लिए, फिर CG 1 मंथ के अंदर DIN को अलॉट कर देगी। एप्लीकेशन अलॉटमेंट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन 155 प्रोहिबिशन टू ऑब्टेन मोर देन 1 DIN। मतलब कि आपको एक ही आप इंडिविजुअल हो, आपने एप्लीकेशन दी, आपको CG ने आपको अलॉट कर दिया नंबर। अब CG बोल रही है कि आप फिर से कोई एप्लीकेशन नहीं दे सकते फॉर 1 मोर DIN, आपका एक ही डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। सो इसके अंदर क्या लिख रखा है? नो इंडिविजुअल हु हैज़ ऑलरेडी बीन अलॉटेड DIN अंडर, देखो 153 सेक्शन के अंदर एप्लीकेशन दी, 154 के अंदर आपको अलॉटमेंट कर दिया, 155 सेक्शन बोल रहा है कि और एक और अलॉट नहीं होगा। शैल बी DIN अलॉटेड अंडर सेक्शन 154 शैल अप्लाई फॉर ऑब्टेन और पीरियड अनदर DIN। मतलब कि अनदर DIN ऑब्टेन नहीं कर सकते हो आप, एक ही DIN आपके लिए ऑब्टेन होगा। ठीक है, अब 156 सेक्शन डायरेक्टर टू इंटीमेट DIN। अब क्या करना है? ये बोल रहा है कि ये जो डायरेक्टर है, ये अब इंडिविजुअल था वो डायरेक्टर है, अगर वो इंडिविजुअल ऑलरेडी डायरेक्टर है तो अब वो अपनी कंपनी को ये इंटीमेट कर देगा कि मेरे को ये DIN मिल गया है। कब तक? विद इन 1 मंथ ऑफ रिसीविंग दैट DIN। 1 मंथ तक यहाँ पे आ गया। उसके बाद में जब उसको अलॉट हो गया ये 1 मंथ के अंदर, तो फिर वो वापस से 1 मंथ के अंदर उसी DIN को कंपनी को इंटीमेट करेगा कि अब ये मेरा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है। डायरेक्टर एग्जिस्टिंग
विद इन 1 मंथ ऑफ रिसिप्ट ऑफ डेन इंटीमेट करेगा ऑल कंपनीज विद इन, ही इज़ अ डायरेक्टर ऑल कंपनीज जिसके अंदर वो डायरेक्टर है उसको 1 मंथ के अंदर डेन बता देगा कि ये अब मेरा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है। मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ। 153 में एप्लीकेशन दी, अलॉट हुआ और नहीं होगा। 156 के अंदर आपने कंपनी को इंटीमेट कर दिया। अब जो कंपनी है वो आरओसी को इंटीमेट करेगी, 15 डेज के अंदर। 1 मंथ 15 डेज के अंदर जब से आपको डायरेक्टर ने बताया है कि आपके पास में ये डिन है। एवरी कंपनी विद इन 15 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिन फर्निश कर देगी डिन प्लस फीस आरओसी को इन फॉर्म DIR 3C। DIR 3 के अंदर तो इंडिविजुअल ने CG को एप्लीकेशन दी थी और DIR 3C के अंदर कंपनी ROC को इंटीमेट करेगी। अब ये फॉर्म नंबर याद करना क्या इम्पोर्टेंट है, एक सेकेंड। क्या ये फॉर्म नंबर याद करना इम्पोर्टेंट है? नहीं, ये फॉर्म नंबर याद करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप मल्टीपल रिवीजन करते हैं तो आपको ये ज़रूर से याद हो जाएंगे। जैसे कि इस तरीके के सिंपल से चार्ट डायग्राम से आपको बहुत आराम से ये चीज़ें जो हैं याद हो पाएंगी। और अपन तो बार बार रिवीजन करते रह ही रहे हैं, हर एक स्टेप के बाद में एक बार अपन ज़रूर इसको रिवाइज़ कर रहे हैं, चाहे फिर कितना ही टाइम लग रहा है। तो इसके अंदर एक और चीज़ बोली गई है कि अगर आपने कंपनी ने आरओसी को वो डिन इंटीमेट नहीं किया, फर्निश नहीं किया उस डिन को, जबकि डायरेक्टर को इंटीमेट हो गया था और डायरेक्टर ने भी कंपनी को इंटीमेट कर दिया था, तो आपको एक पनिशमेंट हो सकती है। कंपनी और कंपनी के हर एक ऑफिसर को 25,000 की प्लस 100 पर डे की अप टू ₹1 लाख। ओके, अभी मैं आपको याद नहीं करा सकती, बस लिखा हुआ है और इसको तो मैं पढ़ ही सकती हूँ, ठीक है। सो ये क्या बोल रहा है कि देखो, इंडिविजुअल ने आरओसी यहाँ पर आप बोल दीजिए CG आरओसी, मैं सबको एक ही मान रही हूँ। अब अपन ने पहले इसको डिस्कस कर लिया है तो मैं एक ही मान रही हूँ, क्योंकि CG ही डेलीगेट करती है पावर आरओसी को, है ना। तो सबसे पहले डायरेक्टर ने आरओसी को 153 सेक्शन के अंदर एप्लीकेशन दी, 154 सेक्शन के अंदर अलॉट हो गया, 155 सेक्शन के अंदर बोला एक और अलॉट नहीं होगा, 156 सेक्शन के अंदर डायरेक्टर ने कंपनी को दिया, 157 सेक्शन के अंदर कंपनी ने आरओसी को इंटीमेट किया। अब सेक्शन भी याद हो जा रहा है, फ्लो भी याद होता जा रहा है। अब 158 सेक्शन में क्या होगा? 158 सेक्शन के अंदर ऑब्लिगेशन होगा टू इंडिकेट डिन। अब अपने को कहाँ पे इंडिकेट करना है डिन को? एवरी पर्सन और कंपनी वाइल फर्निशिंग एनी रिटर्न इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर्स आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश अंडर दिस एक्ट। जो भी रिटर्न इन्फॉर्मेशन या पर्टिकुलर्स अपने को कंपनी को आरओसी को देने पड़ेंगे, उसके अंदर डिन का मेंशन होना ज़रूरी है कि भाई ये कोई भी रिटर्न है। उसके बाद में यहाँ पे आता है डायरेक्टर और उसके बाद में आता है उसका डिन नंबर, डायरेक्टर का नाम और फिर उसका डिन नंबर। आप कभी भी उठा के किसी भी कंपनी का कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट देखेंगे तो यहाँ पे रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, फिर लास्ट में उसका डिन मेंशन ज़रूर होता है, ये उनका ऑब्लिगेशन है। फिर पनिशमेंट की बात करते हैं। तो देखिए अपने कितने आसानी से इसको याद कर लिया है सारी चीज़ों को, ठीक है। पनिशमेंट क्या है कि अगर एक इंडिविजुअल या फिर कंपनी ने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया, इन सेक्शंस को फॉलो नहीं किया, तो फिर उन इंडिविजुअल या फिर उन डायरेक्टर्स को ये पनिशमेंट मिलेगा। अब पहला वाला पनिशमेंट क्या था? 25,000 प्लस 100 पर डे अप टू ₹1 लाख। और यहाँ पे क्या है? 50,000 प्लस 500 फॉर पर डे और एक्सीडिंग की लिमिट नहीं दी गई है। कौन कौन से हैं? ये तो पहले वाला सेक्शन है। उसके अंदर 155 मतलब कि एक से ज़्यादा डिन अगर है आपके पास में, और 156 मतलब कि आपने कंपनी को इंटीमेट ही नहीं करा अपना डिन, अगर ये हुआ है तो फिर ये पनिशमेंट है। ओके, अपन इस चीज़ को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इस चार्ट के थ्रू।
देखिए मैंने वैसे ये चार्ट कई बार इसी वीडियो के अंदर बार बार बनाती गई हूँ, फिर भी एक बार एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको ये यूज़फुल लगता है तो। डायरेक्टर है, अब मैंने इसे कैसे बनाया, डायरेक्टर है, कंपनी है, आरओसी है और उनको कुछ डॉक्यूमेंट फर्निश करने हैं और ये कुछ प्रोहिबिशंस हैं। फिर डायरेक्टर सबसे पहले 153 के अंदर एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन दी, 154 के अंदर उसको अलॉटमेंट हो जाएगा, 155 सेक्शन उसे मना करेगा कि आप एक और बार एप्लीकेशन नहीं दे सकते हो। फिर 156 सेक्शन के अंदर वो कंपनी को इंटीमेट कर देगा, फिर कंपनी आरओसी को इंटीमेट करेगी डिन के बारे में, ठीक है। फिर उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स फर्निश करने होंगे जिसके अंदर वो डिन का मेंशन करेंगे। और अगर आपने डायरेक्टर ने कंपनी को इंटीमेट नहीं किया या फिर आपने एक और अपना डिन ले लिया तो उसके अंदर आपको पनिशमेंट भरना होगा 159 सेक्शन के अंदर। आई होप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं और इस चार्ट से भी। नाउ टाइम लिमिट पढ़ लेते हैं, 153, 154, 155, 156, 157, 158 एंड देन 159। 1 मंथ के अंदर आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, फिर उसके 1 मंथ के अंदर आपको कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा, फिर कंपनी को आरओसी को इंटीमेट करना होगा 15 डेज़ के अंदर। 1 मंथ 15 डेज़, 1 मंथ 15 डेज़। और आई होप आपको सेक्शन नंबर तब तक याद हो ही गए होंगे। अगर आपको मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो या फिर आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, यहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। उसके अंदर कई नोट्स वगैरह और MCQ टेस्ट होता है, जैसे ही ये वाली वीडियो अपलोड होगी इसका MCQ टेस्ट भी आ जाएगा। उसके बाद में MCQ टेस्ट होता है, डाउट सॉल्विंग होती है, फ्री नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप उसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिन। डिन होता क्या है? डिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, लेकिन बेसिकली उसकी कोई डेफिनेशन तो होगी। यस, उसकी डेफिनेशन है और वो किसी सेक्शन के अंदर नहीं, किसी एक रूल के अंदर दे रखी है। रूल 2 सब रूल D बता रखा है कि क्या होता है डिन। डिन वो चीज़ है जो कि CG अलॉट करती है, इंडिविजुअल को अलॉट करती है वो आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब इसका पर्पस क्या होता है? फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाई कि ये इंडिविजुअल अपॉइंट होने वाला है एज डायरेक्टर, अपॉइंट एज ए डायरेक्टर, या फिर वो डायरेक्टर एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है। एग्जिस्टिंग डायरेक्टर मतलब किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन चुका है, उसके बाद में वो इंटीमेट कर रहा है। उसके बाद में सेकेंड, डिन इंक्लूड करता है डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये LLP होती है ना, LLP उसका डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं। उन डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास में भी DPIN इस नाम का एक नंबर होता है, इसको भी डिन मानते हैं, ठीक है। बेसिकली ये वो बता रहे हैं कि डिन एक वो नंबर होता है जो कि अलॉट किया जाता है इंडिविजुअल को फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एज अ डायरेक्टर, एंड देन डिन ऑल्सो इंक्लूड्स डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर, एंड देन डिन allotted in Companies Act 1956 treated as DIN under Companies Act 2013। तो ये तो पुरानी वाली बात हो गई, ठीक है। 3 पॉइंट्स के अंदर अपन ने आराम से डिन को समझ लिया है। एक स्पेशल नोट कि डिन के अंदर कभी भी चेंजेस आते हैं। डिन के अंदर अपन ने नाम, एड्रेस वगैरह दे रखा होता है ना, तो उसके अंदर अगर कभी भी कुछ भी चेंज आता है तो आपको इंटीमेट करना होता है CG को। देखो रिक्वेस्ट किसको भेजी थी? CG को भेजी थी ना, तो CG को ही अपने को इंटीमेट करना होता है चेंजेस को विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज इन DIR 6। तो बेसिकली अपन ने देखो इसके अंदर कितने DIR फॉर्म देखे, DIR 3, DIR 3B, DIR 6, ये है एप्लीकेशन के, ये है चेंज का, और ये है कंपनी का, कंपनी जो ROC को इंटीमेट करेगी, ठीक है। आई होप आपको याद आ पा रहा है, मैंने इसकी भी समरी बना दी है। अपन इसी तरीके से पढ़ते हैं छोटे छोटे चार्ट फॉर्म के अंदर, ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो पाएँ। एक छोटी सी चार्ट के अंदर अपन जल्दी से रिवाइज़ कर पाएँ। आप मुझे कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे अपना फीडबैक दे सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के अंदर, और कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए, आपका फीडबैक अप्रिशिएबल होगा। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। और एक इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, वो इन्फॉर्मेशन कि जल्द ही हम SFM की वीडियो भी
अपलोड करने वाले हैं फुल कोर्स की वीडियो, तो आप उसको भी उसको देखने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड।